आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे ऐतिहासिक शहर के एक बेहद खूबसूरत राजमहल की यात्रा पर ले चलेंगे जो थार रेगिस्तान का एक अनमोल खजाना है। दोस्तों, आप जो ये महल देख रहे हैं ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित गजनेर महल, जो कि गजनेर के जंगलों में एक झील के किनारे बसा हुआ है। गजनेर झील के किनारे बसा ये महल राजस्थान के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गजनेर पैलेस 6000 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी भव्यता और सुंदरता के विषय में जितना कहा जाए सब कम है। शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से कोसों दूर गजनेर के जंगलों में बसा ये हेरिटेज साइट मन को बेहद सुकून देने वाला है। दोस्तों, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि ऐसा कोई शख्स होगा जिसे प्रकृति से प्यार ना हो या जो प्राकृतिक खूबसूरती के बेहद करीब ना रहना चाहता हो। आज के इस प्रतिस्पर्धा से भरे जीवन में हम सब अपनी जरूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताने के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन समय तो आखिर इसी व्यस्तता में निकालना पड़ता है। इस लिहाज से गजनेर पैलेस एक बेहद उम्दा विकल्प है आपके पास। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी और ही नई दुनिया में आ गए हों, जहाँ उन जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यस्त जिंदगी के पीछे भागने से आपका कोई सरोकार ना हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून है। शाम को झील के किनारे सूर्यास्त का नजारा जन्नत सा खूबसूरत होता है। गजनेर पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था और 1976 यानी कि 1976 में इसे एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान इस महल का निर्माण शाही लोगों और अंग्रेज अफसरों के रुकने और आराम करने के लिए करवाया गया था, जब वो गजनेर के महलों में शिकार के लिए आया करते थे। अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि दरअसल ये राजमहल एक हंटिंग रिजॉर्ट था। इस राजमहल के शाही मेहमान नवाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के खास मेहमानों की लिस्ट में प्रिंस ऑफ वेल्स 1905, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड एल्गिन और लॉर्ड माउंटबेटन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों का नाम शामिल है। प्राकृतिक खूबसूरती और अपने बेजोड़ वास्तुकला के साथ साथ ये महल अपने उस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के अवशेषों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके जरिए 1922 में यह हंटिंग रिसोर्ट बीकानेर के राजमहल से जुड़ा हुआ था। गजनेर पैलेस में जब आप प्रवेश करेंगे तब आपको मुख्य महल से पहले वो स्थान दिखेगा जो प्राचीन समय में घोड़ों के रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। महल के परिसर में आते ही आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिखेगी। चूंकि इस महल को एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छे से की जाती है। महल की वास्तुकला में राजपूताना शैली देखने को मिलती है और साथ ही यहाँ हर तरफ दीवारों और दरवाजों पर टंगे लालटेन भी यहाँ की खूबसूरती और सुकून में चार चांद लगा देते हैं। राजस्थानी परंपरा को आज भी इस महल में बेहद सहेज कर रखा गया है। महल में अलग अलग रेट्स पर कमरे मौजूद हैं और यहाँ 2 बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप शाही खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको यहाँ राजस्थानी व्यंजन के साथ साथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल और मुगलई व्यंजन मिलेंगे। अगर आपका मन करे तो आप रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर लजीज खाने का लुत्फ उठाएं। और अगर आप यहाँ की यादों को और भी ज्यादा खूबसूरत और यादगार बनाना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ओपन डाइनिंग या झील के किनारे लगे डाइनिंग सर्विस के जरिए बेहद सुकून भरे पल बिता सकते हैं। गजनेर पैलेस की खूबसूरती शाम के समय झील को छू कर आती हुई ठंडी हवाओं के बीच चिड़ियों की चहचहाहट के साथ डूबते सूरज को देखते हुए और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उस वक्त यहाँ की हवाओं में एक ऐसी रुमानियत भरी होती है जो आपको पल भर के लिए ही सही जिंदगी के सारे उलझनों से कोसों दूर लेकर चली जाती है।
शाम के समय आप यहाँ राजस्थानी लोक संगीत और लोक नृत्य का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं और साथ ही आप यहाँ काला हिरण, नीला बैल और नील गाय को भी देख सकते हैं। गजनेर पैलेस 4 विंग्स में बटा हुआ है, जिसके नाम हैं डूंगर निवास, मंदिर चौक, गुलाब निवास और चंपा निवास। महल में बने झरोखे और छत बीते जमाने के शाही राजस्थानी परंपरा और संस्कृति की याद दिलाते हैं। इस महल में 13 ऐतिहासिक कमरे मौजूद हैं, जिन्हें अपने वास्तविक रूप में ही रखा गया है और अब जो होटल के कमरों के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। आपको यहाँ फर्नीचर के डिटेल्स से लेकर तस्वीरों तक की छोटी छोटी जानकारियाँ जानने को मिलेंगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश में डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है और लोग अपनी शादी से जुड़ी हर छोटी छोटी याद को बेहद यादगार और खास बनाना चाहते हैं। ऐसे में राजस्थान के बाकी हेरिटेज होटलों के साथ गजनेर पैलेस झील के किनारे और चारों तरफ से जंगलों से घिरा होने की वजह से एक लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन है। नमस्कार। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में माता का एक ऐसा मंदिर है जहां लगभग 20,000 चूहे रहते हैं और मंदिर में आने वाले भक्तों को इन चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद ही मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने चूहे होने के बाद मंदिर में बिल्कुल बदबू नहीं आती। आज तक कोई बीमारी नहीं फैली, यहाँ तक कि चूहों का झूठा प्रसाद खाने वालों को भी कोई बीमारी नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं करनी माता मंदिर। राजस्थान के देशनोक शहर में स्थित है मां करनी का मंदिर। इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर समर्पित है करनी माता को, जिनका जन्म तो मनुष्य योनि में हुआ, लेकिन उनके कर्मों ने उन्हें देवी बना दिया। करनी माता के मंदिर में लगभग 20,000 काले और सफेद चूहे हैं और इन चूहों को माता की संतान मानते हैं। ये चूहे हर समय मंदिर में ही घूमते रहते हैं, चाहे वो माता के मंदिर का प्रवेश द्वार हो या गर्भगृह। हर जगह चूहे आपको प्रसाद खाते या चढ़ावे का दूध पीते नजर आएंगे। जब 15वीं शताब्दी में माता का मंदिर बनाया गया तो ये काफी छोटा था। एक खुला प्रांगण और प्रांगण के बीच माता की छोटी सी एक मूर्ति थी। अभी जो मंदिर है उसको बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने बनवाया था। सन 1940 के आसपास इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और वर्तमान मंदिर मुगल शैली में निर्मित है। करनी माता का मंदिर जिस जगह बना है, बताते हैं वही माता ने प्राण त्यागे थे। जांगलू क्षेत्र के देशनोक में जब करनी माता रहती थी तो उनके साथ देपो जी, उनकी पत्नी और देपो जी की 4 संतानें भी रहती थी। माता के साथ चारों पूजा अर्चना करते थे, अतः माता को उनसे बहुत लगाव था। एक दिन देशनोक के स्थित कोयलात सागर में डूबकर उनमें से सबसे छोटे लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। माता इस बात से टूट गई और यमराज का आह्वान किया और उनसे लक्ष्मण को न ले जाने की प्रार्थना की। यमराज ने करनी माता के मनाने पर लक्ष्मण को सफेद मूषक के रूप में पुनर्जीवित कर दिया और साथ ही ये वरदान दिया कि उनके बाकी दत्तक पुत्र भी मूषक के रूप में पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसीलिए ये मान्यता है जो भी मूषक मंदिर में है वो सब इसी वंश के लोग हैं जो मृत्यु के बाद मूषक बन जाते हैं और मंदिर के पुजारी इन्हें काबा कहते हैं। अगर आपने गलती से इन्हें चूहा कहा तो आपको शायद पुजारियों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार माता कुल 151 वर्ष तक जीवित रही। जिस जगह उन्होंने प्राण त्यागे वहीं आज करनी माता का मंदिर है। यहाँ आने से पहले लोगों के मन में एक डर होता है, लेकिन जब आप
इस मंदिर के प्रांगण में आते हैं तो आपको मूषकों से डर नहीं लगता। करनी माता मंदिर के सेवकों से पता चला कि अगर किसी इंसान के पैरों तले कोई चूहे की मौत हो जाती है तो उसके बदले सोने या चांदी का चूहा मंदिर में दान करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ कोई भी पैर उठाकर नहीं चलता। दोस्तों, आज हम इसी लालगढ़ महल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। इस भव्य महल का निर्माण लगभग 1922 ईस्वी से 1926 ईस्वी के मध्य बीकानेर के प्रसिद्ध शासक महाराजा गंगा सिंह के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाया गया था। वर्ष 1926 ईस्वी में जब यह महल बनकर तैयार हुआ था तो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने इसका नाम अपने पिता महाराजा लाल सिंह के नाम पर रखा था ताकि उन्हें हमेशा याद किया जा सके। इस महल के परिसर को ब्रिटिश वास्तुकार सैमुअल स्विंटन जैकब द्वारा डिजाइन किया गया था। इस महल में 2 विशालकाय आंगन भी स्थित है जिन्हें चारों ओर से काफी अच्छे से व्यवस्थित किया गया था। इस महल को कई वाजों में बनाया गया था, जिनमें सबसे पहले लक्ष्मी निवास का निर्माण 1902 ईस्वी में किया गया था और बाकी के शेष 3 वाजों का निर्माण 1926 ईस्वी में किया गया था। इस महल के सबसे पहले अतिथि लॉर्ड कर्जन थे, जिसके बाद 1920 में इस महल में जॉर्जेस क्लेमेंसो समेत कई मेहमानों की मेजबानी की गई, जिनमें क्वीन मैरी, लॉर्ड जॉर्ज पंचम, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन शामिल है। इस महल का निर्माण काफ़ी अच्छी सामग्री से किया गया था। इस महल को प्रारंभ में 1 लाख रुपए की लागत में बनाया जाना था, परंतु समय बढ़ने के साथ इसके निर्माण में और भी लागत की बढ़ोतरी की गई। यह महल 3 मंजिला बनाया गया है, जिसके निर्माण में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस महल के परिसर में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई चीज़ों को शामिल किया गया, जिसमें ड्राइंग रूम, धूम्रपान कक्ष, अतिथि स्वीट, भव्य हॉल, बैठक कक्ष, मंडप इत्यादि शामिल है। इस महल की सबसे अद्भुत संरचना इसका भोजन कक्ष है, जिसमें एक ही समय में लगभग 400 से अधिक लोग खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं, जो रविवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य 6 दिनों में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है। बीकानेर में स्थित जूनागढ़ का किला बोल रहा हूं। मेरा नाम जूनागढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे को जिस जगह पर बना गया था उस जगह पहले से एक किला बना हुआ था और पुराने किले को राजस्थानी भाषा में जूना कहा जाता है। सर्वप्रथम मेरा प्रवेश द्वार आता है कर्णपोल। इसके बाद आपको दौलत पोल देखने को मिलेगा, जिसकी दीवारों पर सती माता के हाथों के निशान देखने को मिलेंगे। ये उन महिलाओं के हाथों के निशान है जिनके पति युद्ध के मैदान में बलिदान हो गए थे और उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार पर आत्मदाह कर लिया था, यानी कि सती हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि किले में इतने प्रवेश द्वार क्यों बनाए गए हैं, तो आपको बता दूं कि मेरे इन द्वारों को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। इसके बाद आता है फतेह पोल। सूरज पोल से प्रवेश करते ही आपको एक खुला सा परिसर देखने को मिलेगा। इससे पहले कि आप मेरे अंदर की सुंदरता को जाने, उससे पहले मेरी और मेरे बीकानेर की स्थापना के बारे में आपको बताता हूं। 1545 सुद बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बीक बीकानेर। रैंप से ऊपर चढ़ने पर आपको स्वागत चौक देखने को मिलेगा, जहां पर मेहमानों का स्वागत किया जाता था और तीज त्योहार मेरे इस प्रांगण में ही मनाए जाते थे। इसके बाद आता है होली चौक। मेरे महल के इस चौक में राजा और रानियां होली खेला करती थी। आप मेरे ये जालीदार हॉल देख रहे होंगे। यहाँ से रानियां इस चौक में होने वाले उत्सव को देखा करती थी। आप मेरे इस चौक की सुंदरता पर एक नजर डाल सकते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे कर्ण महल की ओर। इस महल में प्रवेश करने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मानो आप किसी सोने के महल में आ गए हों। इस महल की छत पर प्राकृतिक रंगों से चित्र प्रदर्शित किए गए हैं जो आपका मन मोह लेंगे। इसके बीच में आपको राजा का चंडी का सिंहासन देखने को मिलेगा। कर्ण महल को राजा करण सिंह ने 1680 में औरंगजेब से जीत की याद में बनवाया था। इसके बाद वापस होली चौक से होते हुए तीसरे चौक में प्रवेश कराता हूँ, जिसका नाम है अनूप महल, जिसकी बनावट आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। यहाँ पर बने दरवाजे, मार्बल आपको खूब पसंद आएगी।
मेरे इस चौक में 3 हिस्से हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बादल महल। बादल महल में प्रवेश करने पर आपको दीवारों पर बादलों की आकृति देखने को मिलेगी तथा भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और ध्रुव की प्रतिमा के भी दर्शन होने वाले हैं। मेरे इस परिसर में मुख्यतः नृत्य की प्रस्तुति होती थी, जिसका आनंद लेते थे मेरे यहाँ के राजा महाराजा। मेरे अनूप महल की छतों और खंभों की नक्काशी आप देखते ही रह जाएंगे। मेरे इस महल की इमारत में कई मंजिलें हैं, जिसमें परिष्कृत डिजाइन है। जब मैं जूनागढ़ आपको दिखाता हूँ चंद्र महल और फूल महल, ये महल महाराज गज सिंह जी की रानियों के नाम पर चंद्र महल और फूल महल रखा गया है। इस महल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को छत के ऊपरी हिस्से में दर्शाया गया है तथा शानदार नक्काशी का काम किया गया है। इसी महल में आपको 27 किलो की तलवार देखने को मिलेगी, जिसको योद्धा युद्धाभ्यास करने के लिए काम में लिया करते थे। आगे चलने पर आपको हरबूजी सांखला की कटार और राव जोधा जी की तलवार और नीचे हरे रंग की तलवार महाराजा गंगा सिंह जी की देखने को मिलेगी, जिन्हें आज भी संजो कर रखा गया है। आगे चलने पर महाराज राय सिंह जी की छड़ी देखने को मिलेगी। साथ ही आपको एक छोटी सी तलवार भी देखने को मिलेगी। कहा जाता कि ये तलवार अकबर की मानी जाती है, जिसे उपहार के रूप में मेरे यहाँ के राजा को दी गई थी। आगे चलने पर आपको ये पीतल की धातुएं देखने को मिलेंगी, जिन पर स्वर्ण का पानी चढ़ा हुआ है। ये उपहार माही मतारीब कहलाते हैं, जो कि मुस्लिम बादशाह द्वारा भेंट किए जाते थे। एक बार में पुनः आपको हॉली चौक से होते हुए मेरे ऊपर के महल में लिए चलता हूँ। यहाँ पर आपको इच्छापूर्ण हनुमान जी के दर्शन होने वाले हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं आप बालाजी के सामने रख दीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं आपको मंदिर के दाहिने कुछ हथियार देखने को मिलेंगे, जिनके उपयोग करके कलाकार राजा महाराजाओं को अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते थे, जिन्हें आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब इस कक्ष के बाहर चलते ही आपको चौक में स्थित तुलसी जी के पौधों के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ से आपको मेरे खूबसूरत बगीचे और मेरा पिछला हिस्सा देखने को मिलेगा। मेरे इस बगीचे में भगवान शिव का मंदिर होने से इसे शिव गार्डन कहा जाता है। अब मैं आपको प्रविष्ट करवाता हूँ गज मंदिर के अंदर, जिसकी नक्काशी से आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, जिसमें श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर सा झूला देखने को मिलेगा, जो कि लकड़ी का बना है। इस झूले पर आपको कई गोपियों के मनोहारी चित्र देखने को मिलेंगे, जो कि श्री कृष्ण से एक धागे एक तार से जुड़ी हुई हैं। जब भी श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है तो गोपियां अपनी हरकत में आ जाती हैं। यहाँ से छत और दीवारों की शानदार नक्काशी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जहां एक पलंग देखने को मिलेगा, जो कि काफी विचित्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि विचित्र कैसे, तो आपको बता दूं कि इसे पाए छोटे होने के कारण कोई इसके नीचे छुप नहीं सकता, और दूसरा कारण कि कोई गलती से आपको बांध भी दे तो आप आसानी से नीचे उतर सकते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ डूंगर निवास के अंदर। मेरे इस महल का प्रयोग मुख्यतः रानियों द्वारा किया जाता था। इस कक्ष की विशालता और भव्यता आपको बहुत आकर्षित करेगी। मेरे इस हाल में आप बहुत सारे दरवाजे देख पा रहे होंगे। आर पार हवा के संचालन से गर्मियों में रानियों को ठंडक प्रदान करते थे। आप दीवार पर महाराजा डूंगर सिंह जी की तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ राजस्थान की पहली बिजली से चलने वाली लिफ्ट, जो मेरे ही किले में मौजूद है, जिसे महाराज गंगा सिंह जी के शासनकाल में ही स्थापित कर दिया गया था। यहाँ से बाहर निकलने पर आपको सरदार निवास चौक देखने को मिलेगा, जहां से होते हुए सीढ़ियों के माध्यम से मेरे इस कक्ष में, जहां आपको कई सारे अभिनंदन पत्र दीवारों पर टंगे देखने को मिलेंगे, जिन्हें राजाओं के मेहमानों और विशिष्ट सम्मेलनों में मिले हैं। इससे आगे आपको शस्त्रागार लिए चलता हूं, जहां आपको अलग अलग प्रकार की बंदूकें, तलवारें, कटार, ढालें तथा दीवारों पर बनी शस्त्रों की सुंदर बनाई गई आकृतियां दिखेंगी, जिनमें भांति भांति की खंजर, तलवारें आदि मुख्य हैं। इनमें कई तलवारें छोटी हैं तो कई मोटी हैं, कोई छोटे हथियार हैं तो कोई बड़े हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, अपने दुश्मन का सर्वनाश। इन सभी हथियारों में मैं आपको एक ऐसा हथियार दिखाता हूं, जिसके बारे में एक कहावत आज भी प्रचलित है, और वो है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। जी हाँ, मेरे शस्त्रागार में एक ऐसी बंदूक है जिसकी लंबाई देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। बंदूक की इसी लंबाई की वजह से ये कहावत मेरे किले की इसी बंदूक से चली थी। मेरे इस महल में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें विदेशों से मंगवाया गया है, जिन पर खूबसूरत कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे गंगा सिंह हॉल के अंदर, जहां मेरे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध
और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजा गंगा सिंह जी का कार्यालय भी है, जिनके कक्ष में कई कीमती वस्तुएं और उनकी छवि आप देख सकते हैं, जिसमें आजादी से पहले की वस्तुएं और अंग्रेजों के साथ छवियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप सीढ़ियों के माध्यम से नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां आपको एक विमान देखने को मिलेगा, जिसका उपयोग विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। तथा साथ ही आपको यहाँ पालकियां, घोड़े, हाथियों के हौदे, छज्जे आदि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं जूनागढ़ का किला सुंदरता से डिजाइन की गई महलों, इमारतों और कियोस्क से भरा हूँ तथा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए वास्तुकला का एक चमत्कारिक स्वरूप हूँ। मेरी लंबाई और क्षेत्रफल की बात करूं तो 1078 यार्ड की लंबाई के साथ एक आयताकार संरचना से घिरा हुआ हूं तथा 63,119 वर्ग यार्ड के क्षेत्र में फैला हुआ हूं। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ शाही किला न सिर्फ मुगल बादशाहों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि एक ऐसी इमारत थी जिस पर मुगल शासकों का 200 साल तक राज रहा था। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले का निर्माण करने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जो ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। करीब 250 एकड़ में फैला हुआ ये भव्य किला मुगल राजशाही और अंग्रेजों के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। हिंदुस्तान की जंगे आजादी का गवाह रहा ये लाल किला सौंदर्य और अनुपम का एक अनूठा उदाहरण है और इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। इस किले को बनाना शुरू किया गया था 1639 में, तो 1639 से 1648 के बीच में ये किला बनकर तैयार हुआ था 9 सालों में। ये किला जो है 2.41 यानी कि 2.41 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको, ये पेरीमीटर में है यानी कि परिमाप में है। इस किले के 4 गेट्स हैं, यानी कि दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट और ये जिससे हम एंट्री कर रहे हैं उसको हम लाहौर गेट बोलते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये है नौबत खाना, इसको नक्कार खाना, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष, तो इसको रिसेप्शन एरिया माना जाता था उस टाइम पे। और ऊपर में ये जो 5 खिड़कियां बनी हुई हैं, ये 5 टाइम की नमाज का सिंबल है। ये है दीवाने आम, तो जैसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही उस जमाने में कोर्ट हुआ करती थी। ये गार्डन में एक तरफ लेडीज बैठा करती थी और एक तरफ जेंट्स बैठा करते थे। तो इसमें पहले मार्बल लगा हुआ था जिसको ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया था और बर्बाद कर दिया था। तो चलिए दीवाने आम के पास में चलकर और जानकारी आपको इसके बारे में देता हूँ। ये है बादशाह का सिंहासन और शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ये जो चारों पिलर्स बने हैं, इनके किनारों पर मखमल की गद्दी हुआ करती थी, उस पर चारों बेटे बैठते थे और बीच में बैठते थे शाहजहां मार्बल के चेयर पर। उसमें गोल्ड भी लगा हुआ था। नीचे की जो टेबल है उस पर बैठते थे वजीर, जिनका नाम था सादुल्ला खान। आइए अब देखते हैं मुमताज महल। तो सन 1911 में सबसे पहला जो म्यूजियम बनाया गया था वो था मुमताज महल। तो इस म्यूजियम में जो है बादशाह की चेयर, गद्दी वगैरह, खाने के बर्तन, ये सब चीजें इसमें रखी गई थी। और दूसरा म्यूजियम 1914 में ड्रम हाउस में बनाया गया था, वॉर मेमोरियल म्यूजियम, जिसमें वेपन्स वगैरह रखे गए थे। इस बिल्डिंग को 1857 यानी कि 1857 के बाद जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ इसके बगल में कई सारे और महल भी हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारे तोड़ डाले थे, उनको बर्बाद कर दिया था। एक यही महल बचा था जिसको जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। इस मस्जिद को बनाने में उस समय लागत लगी थी 1,60,000 रुपए। ये अंदर से पूरा मार्बल का बना हुआ है और ये जो टॉप देखेंगे आप, ये भी पहले गोल्ड का हुआ करता था। सन 2005 तक यहाँ पर नमाज पढ़ने भी लोग आ सकते थे, लेकिन उसके बाद इसको परमानेंटली बंद कर दिया गया। तो 2 मोती मस्जिद बनाई गई थी, एक यहाँ पे जो औरंगजेब ने बनवाई थी और दूसरी लाहौर के किले में जो शाहजहां ने बनाई थी। ये बिल्डिंग है खास महल। ये बादशाह के रहने का कक्ष था जो 3 बेडरूम सेट बनाया गया था। ये जितनी भी आपको नक्काशी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, इन सब पे गोल्ड लगा हुआ था। ये जो ऊपर में गुंबद देख रहे हैं आप, ऐसा आपने कई किले देखे होंगे, महल देखे होंगे, उनमें इसी तरह के गुंबद बनाए जाते हैं। ये पहचान होती है कि आम नागरिक दूर से देखकर पहचान सके कि बादशाह इस महल में रहते हैं। इस बुर्ज को मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। मुसम्मन का मतलब होता है मिलना, दर्शन देना। उसके ठीक नीचे एक बालकनी बनी हुई है। बालकनी से बादशाह अपनी आम जनता को दर्शन दिया करते थे
और ऐसे इस किले में 20-25 कुएं बने हुए हैं, क्योंकि पहले पीने का पानी जो है इन्हीं कुओं से लिया जाता था। और ये जो गार्डन आप देख रहे हैं इसको हयात बख्श बाग बोला जाता है। हयात का मतलब होता है जिंदगी देना, लाइफ सिक्योर करना। तो यहाँ पर जड़ी बूटियां लगाई जाती थी, फल फ्रूट्स लगाए जाते थे और उनसे बाद में दवाइयां वगैरह बनाई जाती थी। ये बिल्डिंग है सावन और वो कॉर्नर पर देख रहे हैं आप, वो है भादो मंडप। दोनों एक जैसी बिल्डिंग है, बीच में काफी सारे फाउंटेन्स चलाए जाते थे। लोटस टेम्पल भारत की राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस कालाकाजी मंदिर के पास स्थित एक बहाई ईरानी धर्म संस्थापक बहाउल्लाह के अनुयायी उपासना स्थल है। यह अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। यहाँ पर न कोई मूर्ति है और न ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक कर्म किया जाता है। इसके विपरीत यहाँ पर धर्मों से संबंधित विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। आम जनता के लिए यह मंदिर 1 जनवरी 1987 को खोला गया। इसका आकार कमल की फूल की तरह है, इसलिए इसे कमल मंदिर या लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस इमारत में 27 खाड़ी मार्बल के पंखुड़ी बनी हुई है, जिसे 3 और 9 के आकार में बनाया गया है और साथ ही इसके प्रवेश हॉल में 9 दरवाजे भी बनाए गए हैं, जो तकरीबन 40 मीटर के हैं। हॉल में लगभग 2400 लोग एक साथ आ सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विस्तृत घास के मैदान, सफेद विशाल भवन, ऊंचे गुंबद वाला प्रार्थना घर और प्रतिमाओं से आकर्षित होकर हजारों लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। कमल मंदिर में प्रतिदिन देश और विदेश से लगभग 8 से 10 हजार लोग घूमने आते हैं। आने वाले सभी पर्यटकों को बहाई धर्म का परिचय दिया जाता है और मुफ्त में बहाई धार्मिक सामग्री वितरित की जाती है। यहाँ का शांत वातावरण प्रार्थना और ध्यान के लिए सहायक है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स का इतिहास। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1150 से। सेंट्रल एशिया की एक तुर्की फैमिली में कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म होता है और उस टाइम में इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में घुरिद सल्तनत की हुकूमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और जो घुरिद सल्तनत के रूलर थे उनका नाम था मोहम्मद घोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब छोटे थे तभी ये मोहम्मद घोरी को एज अ मजदूर के रूप में भेज दिए गए थे और इनके काम से मोहम्मद घोरी इतने ज्यादा इम्प्रेस और खुश हुए कि इन्हें एज अ घुरिद सल्तनत का मिलिट्री कमांडर घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, साल 1192 में एक जंग लड़ी जाती है 2 सल्तनत के बीच में, एक घुरिद सल्तनत और दूसरी चौहान सल्तनत। चौहान सल्तनत के लीडर होते हैं पृथ्वीराज चौहान और इधर घुरिद सल्तनत के लीडर होते हैं मोहम्मद घोरी। जंग के आखिर में चौहान सल्तनत हार जाती है और घुरिद सल्तनत जीत जाती है और जीत के बाद इंडिया के नॉर्थर्न साइड का हिस्सा घुरिद सल्तनत के अंडर में आ जाता है। इसके बाद मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को इसी नॉर्थर्न टेरिटरीज का गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं और इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाते हैं दिल्ली के गवर्नर। दिल्ली के गवर्नर बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जीत को बताने के लिए ये दिल्ली में एक मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज इसी मीनार को हम लोग कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की फाउंडेशन स्टार्ट कर देते हैं। इस टावर का असली पर्पस ये नहीं था कि चौहान सल्तनत से जंग जीतने के बाद इसे विक्ट्री टावर कंसीडर किया जा सके, बल्कि इसका असली पर्पस था मुअज्जिन के लिए। मुअज्जिन, इस्लामिक मजहब में मुअज्जिन एक ऐसा शख्स होता है जो नमाज से कुछ वक्त पहले अजान देकर लोगों को रिमाइंड करता है नमाज के लिए। लेकिन साल 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो गेम खेलने के दौरान अपने घोड़े से फिसलकर गिर जाते हैं और ऑन द स्पॉट वहीं इनकी डेथ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और इनकी डेथ के वक्त कुतुब मीनार का काम सिर्फ और सिर्फ 1 फ्लोर कंप्लीट किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन हैंड ओवर करा दिया जाता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश के पास, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ और बहुत ही भरोसेमंद सोल्जर थे। और फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश कुतुब मीनार का दूसरा, तीसरा और चौथा फ्लोर कुछ ही सालों में कंप्लीट करा देते हैं। सो दोस्तों, आज के टाइम आप जो कुतुब मीनार देखते हैं वो हिस्ट्री में 3 अलग अलग लोगों द्वारा बनाया गया है। आयरन पिलर, कुतुब कॉम्प्लेक्स का दूसरा पॉपुलर स्ट्रक्चर है आयरन पिलर। इसे 4th सेंचुरी सीई में
गुप्ता सल्तनत के राजा चंद्रगुप्त II के अंडर में क्रिएट किया गया था। लेकिन आज भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है किस आयरन पिलर को किस पर्पस के लिए और किस मेटलर्जिस्ट ने बनाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये एक ऐसी मस्जिद है जिसे इंडिया के सबसे पुराने मस्जिदों में से एक भी कहा जाता है। इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 12th सेंचुरी में किया गया था। इस मस्जिद पर आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर्स तो देखने मिलेंगे ही, साथ ही साथ हिंदू आर्किटेक्चर्स और हिंदू आइडल्स के कार्विंग्स भी देखने मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक मदरसा भी क्रिएट किया गया है जो कि 1315 में दिल्ली के रूलर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने दौर में इस्लामिक एजुकेशन को बहुत ज्यादा फैलाना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने इस मदरसे को क्रिएट किया।